नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का वीडियो फिर यूएसए पर और उसके मेयर सिस्टम पर है। बेसिकली यूएसए में कैसा मेयर सिस्टम होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कल न्यूयॉर्क सिटी के मेयर कौन चुन लिए गए? ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। और जैसा मैंने पूरा विश्लेषण अगर नहीं है तो कल का वीडियो आप लोग ज़रूर सुन लीजिएगा, अगर नहीं सुना है तो। अगर सुना है तो आपको मालूम होगा कि ममदानी फर्स्ट पोजीशन पर भी न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट का उम्मीदवार था ममदानी, और सेकंड पोजीशन पर जो एंड्रयू थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जो लड़े थे वो भी वास्तव में स्यूडो डेमोक्रेट ही हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के ही उम्मीदवार हैं। असल में जब वहाँ सिस्टम जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है अमेरिका में, पहले ये लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में मतलब जनमत संग्रह कराते हैं। तो जो उसमें जनमत में जीत जाता है वही मेयर के लिए खड़ा होता है। तो वैसे ही जब ममदानी और एंड्रयू, जो कि पूर्व मेयर रह चुके हैं न्यूयॉर्क के, जब ममदानी और एंड्रयू के बीच में वोटिंग हुई तो उसमें ममदानी जीत गए। तो एंड्रयू सेकेंड पोजीशन पर रह गए डेमोक्रेटिक में। तो डेमोक्रेट्स की तरफ से फिर ममदानी खड़े हो गए और जीत लिया उन्होंने। एंड्रयू भी खड़े हुए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, जो दूसरे पोजीशन पर रहे। तो ये अपने आप में, और थर्ड पोजीशन मैंने बताया था कर्टिस को मिला था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, आप सभी लोग जानते हो कि अमेरिका के जो चुनाव नतीजे हैं वो वास्तव में ट्रंप की नीतियों की देन है। मैंने कल इसमें विश्लेषण किया था, आज इस पर मैं नहीं जाऊँगा। आज मैं सिर्फ इस पर बात करूंगा कि ट्रंप ने जो भी कुछ बिगाड़ा है उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्या यूएसए में मेयर, न्यूयॉर्क में मेयर इतना इम्पोर्टेंट है? तो वास्तव में यूएसए में 3 टाइप के स्टेट्स होते हैं साथियों। एक होते हैं स्ट्रांग मेयर सिस्टम वाले शहर, दूसरे होते हैं वीक मेयर सिस्टम वाले शहर, और तीसरे हाइब्रिड सिस्टम वाले शहर। स्ट्रांग मेयर सिस्टम वाले शहरों में कुछ शहर के नाम आप जानते रहिए, जैसे न्यूयॉर्क हुआ, शिकागो हुआ, लॉस एंजलिस हुआ, फिलाडेल्फिया हुआ, ह्यूस्टन हुआ, सैन फ्रांसिस्को हुए, एटलांटा हुआ। ये सब स्ट्रांग मेयर सिस्टम वाले शहर हैं। यहाँ मेयर के पास व्यापक कार्यकारी अधिकार होते हैं, भयंकर। मतलब वो विभागाध्यक्षों की नियुक्ति से लेकर के बर्खास्तगी तक, बजट तैयार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर का प्रशासन, पुलिस, एजुकेशन, हॉस्पिटल, सब चीज़ उसके अंडर में रहता है। समझ रहे हैं? यहाँ तक कि जितना ये आप मोटे तौर पर ये समझो, जितना अपने यहाँ सीएम के पास पावर होते हैं उससे ज़्यादा पावर मेयर के पास होते हैं। वहाँ पर मेयर के पास वीटो पावर होता है, मतलब वो काउंसिल के फैसले को पलट सकता है। अपने यहाँ सीएम के पास वीटो पावर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और न्यूयॉर्क का जो बजट है न्यूयॉर्क शहर का, वो कितना है मालूम है? 100 अरब डॉलर, इससे ज़्यादा का बजट। अपने यहाँ पता नहीं कितने स्टेट की इतना बजट नहीं होगा, पता नहीं कितने विश्व में, पता नहीं कितने देशों की, छोटे मोटे देश की जीडीपी भी इतनी नहीं होगी जितना अकेले न्यूयॉर्क का बजट है। इसलिए ये सारा सिस्टम। एक बात। दूसरी बात, जो वीक मेयर सिस्टम वाले शहर होते हैं, जैसे पोर्टलैंड हुआ, शार्लेट हुआ, फिनिक्स हुआ, डलास हुए, ये सब वीक मेयर सिस्टम वाले शहर हैं। यहाँ पर थोड़े से पावर मेयर के पास कम होते हैं। और हाइब्रिड सिस्टम में और कम हो जाते हैं, काउंसिल को ज़्यादा अधिकार दे दिया जाता है वहाँ। जैसे सिएटल है, हाइब्रिड सिस्टम का शहर है, डेनवर है, सैन डिएगो है, ये सब हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड मेयर सिस्टम वाले शहर हैं। तो इस तरह से 3 टाइप का सिस्टम चलता है, 3 सिस्टम चलते हैं वहाँ पर। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि न्यूयॉर्क के मेयर की जो चर्चा बार बार होती है, और जितने इधर चुनाव हुए सब में ट्रंप का बाजा बज गया। अच्छा, यही नहीं, आज यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रंप के टैरिफ पर सुनवाई हुई। और टैरिफ पर सुनवाई के दौरान यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की जो जज थे, 6 जजों की बेंच थी, उसने 6 जजेज बेंच जो बनाई गई थी उसमें खूब खरी खोटी सुनाई।
ट्रंप के वकील ने एक कानून का हवाला दिया, IEEPA, मतलब इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977, IEEPA। इसके तहत जो है ट्रंप ने टैरिफ लगाया। इसी पर चर्चा हो रही है, पिटीशन में कहा गया है। लेकिन जजेज ने ये कहा, जो पिटीशन दायर करने वाला है उसका ये कहना है कि ये जो IEEPA के तहत ये टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ प्रेसिडेंट लगा ही नहीं सकता है, सैंक्शन लगा सकता है बस, टैरिफ प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता है। टैरिफ US कांग्रेस की सहमति के बिना लग ही नहीं सकता। तो जजेज ने कहा कि ये जो IEEPA कानून है, ये तो जब किसी देश के साथ आपके संबंध बहुत बिगड़ जाएं तब ये लगाया जाएगा, ये कानून आएगा सामने, और इसके तहत आप सैंक्शन लगा सकते हो, न कि टैरिफ। टैरिफ तो एक तरह का टैक्स हुआ, और टैक्स बिना काउंसिल के, बिना कांग्रेस के समर्थन के कैसे, बिना कांग्रेस में पास हुए, US कांग्रेस में पास हुए कैसे लग सकता है। तो आप ये बताइए कि वहाँ के जजेज ने पूछा ट्रंप के वकील से कि जो इनकी तरफ से बहस कर रहे थे कि आप ये बताइए कि क्या आपके संबंध, USA का वकील, मतलब ये कहा जाए अटॉर्नी जनरल, कि आपके संबंध क्या इतने सारे देशों से खराब हो गए हैं, 100 से ज़्यादा देशों से एक साथ इतने खराब हो गए हैं कि आपको टैरिफ या सैंक्शन लगाने की बात आई? क्या नेटो से भी, ये तो नेटो देश भी तो इसमें है टैरिफ में, तो नेटो से भी आपके संबंध खराब हो चुके हैं। कुल मिला करके इसमें हार इस मुकदमे में भी ट्रंप की एकदम सुनिश्चित है। लेकिन ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ये कहा कि हमारे पास प्लान बी भी है, अर्थात ये जो टैरिफ का मामला है इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। उन्होंने एक दो कानूनों का भी हवाला दिया, जैसे ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट है 1962 का, वहाँ का, इसका सेक्शन 232 है कोई है। दूसरी बात ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 301 है। उन्होंने कहा हम टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे और इन टैरिफ लगाएंगे इनकी तहत। हालांकि 1962 वाला एक्ट तो बहुत प्रभावी नहीं, लेकिन 1974 वाला एक्ट जो सेक्शन 301 है ये प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसमें जांच की ज़रूरत पड़ेगी। जांच की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी के ऊपर आप टैरिफ लगाते हैं तो पहले आप जांच करवाइए, उन प्रोडक्ट्स की जांच करवाइए जिसके वजह से आप टैरिफ लगा रहे हो, उनकी रिपोर्ट आनी चाहिए, तब फिर उस पर विवेचना होगी, तब फिर जो है टैरिफ लगा पाएंगे आप। तो ये अब अगर ऐसा माना जा रहा है कि अगर जो है टैरिफ हटता है तो $500 मिलियन का रिफंड किया जाएगा। किसको? भारत को नहीं, भारत को नहीं, भारत के हिस्से में आएगा। अर्थात जिन्होंने भारत का सामान खरीदा है, जिन कंज्यूमर्स ने, उन कंज्यूमर्स को, और जिस चैनल से वो आया है उस चैनल से ही वो टैक्स, जिस चैनल से टैक्स सरकार खाते में आया है कंज्यूमर से शुरू होकर के, उसी चैनल से पैसा जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसे $500 मिलियन को कैसे भेजते हैं कंज्यूमर्स के खाते में। और इधर एक और काम है सबसे बड़ा कि USA के इतिहास में 37 डेज अब तक हो चुका है शटडाउन का, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है शटडाउन। सबसे लंबा शटडाउन USA के इतिहास का अगर कोई है तो यही है, जो कि ट्रंप के शासनकाल में लगा है। आवश्यक सेवाएं वहाँ की प्रभावित हुई हैं, और इसकी वजह से भी ये न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव हार गए। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसमें कई चीज़ें एक साथ क्लम्प हुई। उम्मीद है कि आप इन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करोगे, और आगे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस पर मेरी निगाह रहेगी और मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार पुनः सभी को नमस्कार।